नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय जुनून शर्मा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आगामी बोर्ड परीक्षा 10वीं की जो होने वाली है 2025 में, उसके लिए जो मॉडल पेपर प्रकाशित किया है, उसका आज हम आपके लिए विश्लेषण लेकर आए हैं। सभी प्रश्नों के हल लेकर आए हैं और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये जो पेपर आज हम हल करेंगे, ये पेपर आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ-साथ यहाँ आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है 24 दिसंबर 2024 को, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा दोस्तों। तो आज का ये वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसको पूरा देखिएगा और जिन प्रश्नों का हल हम आपको बता रहे हैं, उसको आसानी से बहुत सरल तरीके से आप लेकर आए हैं, वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और उनको समझना है। चलिए दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा साबित हो सके। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न बढ़ते हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न है इसमें। इसमें से आपको एक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उस ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन या सही उत्तर का आपको चयन करना है दोस्तों। चलिए, तो पहले सवाल का यहाँ पहला आपको मिल रहा है सवाल, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे विधि का जिक्र किया है इसने, अभाज्य गुणनखंड विधि का, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विधि की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न को हल नहीं करना है, आपको केवल उत्तर बताना है कि 6 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा। तो हम आपके लिए सिंपल तरीका बताते हैं। जब भी किसी नंबर का जो नंबर ज्यादा बड़े ना हो, छोटे नंबर हो, उनका अगर एलसीएम पूछा जाए तो आपको क्या करना है, उन दोनों संख्याओं का पहाड़ा बोलना है और उन दोनों के पहाड़े में सबसे पहले जो एक जैसा नंबर दोनों में आए, एक समान नंबर आए, वही उनका एलसीएम होता है। और 6 और 20 के पहाड़ा पहाड़ा अगर आप बोलोगे तो पहाड़ा बोलने पर आपको एक जैसा नंबर मिलेगा 60, जो कि स ऑप्शन में है, यानी इसका इन दोनों संख्याओं का एलसीएम है वो 60 हो जाएगा दोस्तों। दूसरा सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 12 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। उसके लिए ये ध्यान रखें कि द्विघात बहुपद अध्याय हमने पढ़ा था, उस अध्याय के अंदर ये होता है कि सबसे पहले जो लिखा है एक्स स्क्वायर, उसके साथ जो गुणांक होता है उसे ए से दर्शाते हैं। बीच वाला पद में है जिसमें एक्स दिख रहा है, उसके साथ वाला गुणांक बी होता है और अचर गुणांक जिसमें कोई चर नहीं है वो होता है सी। यहाँ आपसे पूछा है शून्यकों का योग। शून्यक दो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, और हमें उसका पूछा है योग, तो उसके लिए सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ए। तो उसे ज्ञात करते हैं माइनस बी बट्टा ए को। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए माइनस बी बट्टा ए में ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको लगाना है माइनस, या बी देखो जो बीच में एक्स पड़ा है उसके साथ जो नंबर है माइनस का 7, वही है अपना बी। ध्यान रखें सूत्र में आगे माइनस था, फिर ये बी का मान हमने माइनस 7 लिखा है, बट्टा में लिखना है ए का मान, और एक्स स्क्वायर के आगे देखेंगे तो गुणांक कितना है, 1। जब किसी चर के साथ गुणांक नजर नहीं आए तो वो गुणांक 1 होता है, यानी ए हो गया, ए का मान हो गया 1। इसे सरल करने पर देखिए बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, डबल माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, और ये प्लस का 7 आ जाएगा, और बट्टा में ए का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 7, यानी अपना ऑप्शन वो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, 3x प्लस 2y बराबर 7 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान है। यहाँ पे आपको x का मान दिया गया है, यानी आप देखोगे कि सबसे पहले 3 जो लिखा हुआ है उसके साथ x है, यानी वो गुणा में है, यानी x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 5, और ये गुणा करने पर हो जाएगा 15। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, उसी 15 का यहाँ कर देंगे हम पक्षांतरण। अब ये जब 15 यहाँ से एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो वहां जाएंगे देखेंगे बराबर में 7 पड़ा है, और वहां से आ गया है दोस्तों जो 15 वो हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ आपका बचेगा माइनस का 8। फिर वहां पीछे आप देखेंगे हम कि पक्षांतर होने के बाद पीछे क्या बचा है, वहां बचा है 2y, तो वहां से जो 2 है उसका अगर पक्षांतर करेंगे 2 आ जाएगा बट्टा के नीचे, और 2 को और 8 को काटने के बाद उत्तर मिलेगा हमें माइनस का 4, और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो स है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न में हम देखेंगे कि दी गई आकृति में डीई समांतर बीसी है, एडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा एई बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो ईसी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखें, डीई समांतर बीसी को अगर या आकृति में देखा जाए तो हम देखेंगे कि डीई एक रेखा है जो किसी त्रिभुज एबीसी की दो भुजाओं को काट रहा है या काट रही है, ठीक है, और ये जो रेखा है वो बीसी के समांतर, बीसी जो त्रिभुज की भुजा है उसके ये समांतर है। अब इस प्रकार की बात यानी प्रमेय हमने पढ़ा था दोस्तों छठे अध्याय में, तो छठा अध्याय था त्रिभुज, उसमें ये पढ़ा था यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर ऐसी कोई रेखा आ जाए और वो अन्य दो भुजाओं को काटे तो वो रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, जिसे थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो इसने क्या किया, इस रेखा ने, इस रेखा के काटने की वजह से इस भुजा के दो टुकड़े हो गए, एक एडी और एक डीबी, जो मान प्रश्न में दे रखे हैं, या एई और ईसी जिनमें से एक का मान दे रखा है और एक का मान हमें पूछा है, तो इन टुकड़ों के जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे, यानी एडी का मान जो 1.5 सेंटीमीटर है और डीबी का मान जो 3 सेंटीमीटर है, तो इधर वाली भुजा की ये दो क्या है, दो टुकड़े हैं और उनका ये अनुपात है, वो वापस बराबर हो जाएगा उधर वाले टुकड़ों के। दूसरी तरफ जो टुकड़े इस भुजा के दिख रहे हैं किसके, एसी भुजा के, यानी एक ऊपर वाला 2 और नीचे वाला जो ईसी है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के वैसे कई तरीके हैं, एक सिंपल सा तरीका हम देखते हैं। हमने देखा कि ऊपर वाले टुकड़े की तुलना में नीचे वाला टुकड़ा कैसा है, डबल है, दुगुना है।
1.5 सेंटीमीटर का ये 3 सेंटीमीटर डबल हो गया, दुगुना। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर को देखने के बाद ये भुजा भी दुगुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ इस चौथे प्रश्न के अंदर हम देखेंगे कि ये अपना जो ऑप्शन ब है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 5। तो प्रश्न है कि बिंदुओं 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी है। इन निर्देशांक ज्यामिति का ये प्रश्न है। यहाँ पे आपको दूरी ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका बताते हैं। यहाँ आपको 2,3 ये निर्देशांक है किसी एक बिंदु के, और ये 5,6 ये भी एक बिंदु के निर्देशांक है। तो दूरी कैसे ज्ञात करने इनके बीच में क्या करना है आपको कि भाई निर्देशांकों में दो मान है यहाँ पे 2,3, पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है। तो क्या करना है आपको दोनों बिंदुओं में x वाले मानों के बीच में अंतर ज्ञात करना है। 2 में से 5 घटाएंगे या 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 3। और यदि 3 आएगा और 3 का हम वर्ग करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 9। करना क्या है आपको? x वाले मान में से x वाला मान घटा के फिर वर्ग करना है। अगर मैं 2 में से 5 घटाऊंगा तो -3 आएगा, वर्ग करने के बाद 9 हो जाएगा। अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, वर्ग करने के बाद 9 हो जाएगा। यानी आपको अंतर करने के बाद या घटाने के बाद उनका वर्ग करना है। तो वर्ग कितना आ जाएगा दोस्तों? 9। अब इस 3 में से 6 घटा दो या 6 में से 3 घटा दो। इस कंडीशन में देखेंगे कि 3 आएगा। जैसे 3 में से 6 घटाएंगे तो -3 आएगा, लेकिन 6 में से 3 घटाएगा तो 3 आ जाएगा। और वर्ग करने के बाद ये भी कितना आ जाएगा दोस्तों? 9। फिर दोनों का अंतर करने के बाद जो वर्ग हमने किया है उनको आपस में जोड़ेंगे। ये 9 और 9 कितना हो जाएंगे दोस्तों? 18। और 18 जो भी उत्तर आएगा उसका हमें वापस वर्गमूल निकालना है। ये सूत्र होता है दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। होता है ये रूट कोष्टक x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये पूरा मान रूट के अंदर रहता है, उसी सूत्र के अनुसार हम ये काम कर रहे हैं। तो 9 और 9 को जोड़ने पर दोस्तों ये हो जाएगा रूट के अंदर कितने? 18। अब 18 आने के बाद हम देखेंगे उत्तर में है या नहीं। तो हमने देखा यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में रूट 18 उत्तर नहीं है। तो ध्यान रखें रूट निकालने का मतलब वर्गमूल करना है। 18 एक वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका वर्गमूल निकालने का तरीका ये होता है कि 18 को गुणा में इस प्रकार से तोड़ो कि वो वापस 18 हो जाए, और उन दोनों टुकड़ों में से कोई एक टुकड़ा तो वर्ग होना चाहिए। तो देखो 9 हमने देखा वर्ग है, अब जो वर्ग है उसका वर्गमूल कितना? देखो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा दोस्तों 3, और ये पीछे जो 2 बचा है उसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे क्योंकि ये वर्ग संख्या नहीं है, ये रूट के अंदर वैसे की वैसी। तो आंसर मिला 3√2। यानी अपना ऑप्शन जो ब दिख रहा है आपको वो बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। आगे छठा प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा का मान क्या होगा? तो हम यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे कि थीटा का मान हमें 45 डिग्री दे रखा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है वहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों? देखो कि 1 माइनस कॉस, चलो ठीक है 1 फिर माइनस कॉस 2 थीटा, यानी जो थीटा का मान 45 दे रखा है वो यहाँ पे डबल दुगुना हो जाएगा। देखो थीटा का 2 लिखा ना, तो थीटा का 2 से गुणा हो रहा है, मतलब थीटा के मान जो 45 डिग्री आपको दिख रहा है उसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा, यानी आएगा cos 90 डिग्री। और हमें पता है दोस्तों cos 90 डिग्री का हमने विशेष कोणों की जो मान सारणी पढ़ी थी वहां हमें cos 90 डिग्री का मान मिला था, और वो मान मिला था दोस्तों कितना? 0। फिर बट्टा के नीचे जाते हैं साइन 2 थीटा, वहां भी थीटा का मान जो 45 डिग्री उसका दुगुना करेंगे तो ये हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान दोस्तों होता है 1। तो ऊपर उत्तर देखेंगे 1 में से 0 गया तो ऊपर तो आ गया 1, बट्टा के नीचे भी 1 है और बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, इसका आंसर रहेगा वो 1 रहेगा। यानी अपना ऑप्शन जो द है वो बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। छठा प्रश्न करने के बाद अब चलते हैं 7वें प्रश्न के अंदर। 7वां प्रश्न है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की जो लंबाई और उसकी जो छाया की लंबाई है उसका अनुपात है 1:√3। ध्यान रखें, एक तो छड़ की लंबाई और एक है छड़ की छाया है उसकी लंबाई है जो भी है, ठीक है, उन दोनों का अनुपात दे रखा है 1:√3। अब यहाँ पे आगे पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब ये सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे कहा आता है छाया की जो या छाया का जो अंतिम छोर कह दें या अंतिम जो सिरा कह दें, वहां से यदि इस खंबे के ऊपर से छड़ के ऊपर से यदि सूर्य को देखा जाए तो वो होती है दृष्टि रेखा, और उसका उसी छाया के साथ बना यह कोण ही सूर्य का उन्नयन कोण कहलाता है। और इसके अनुसार हम देखें तो ये कोण हमें ज्ञात करना है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके सामने क्या है, जो मान जो भुजा छड़ की लंबाई ऊंची दिख रही है आपको वो है 1, और ये छाया दिख रही है वो √3, और ये इनका अनुपात दे रखा है। अब अगर 1/√3 यानी अनुपात है, अनुपात हमने बट्टे के रूप में लिख दिया है, 1/√3 को देखा जाए तो इस सूर्य के उन्नयन कोण कह दो या ये न्यून कोण है, इसके अनुसार सामने वाली भुजा लंब का काम करती है और शेष भुजा आधार का। तो ये बना लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे जो आधार होता है दोस्तों वो होता है tan थीटा, और लंब बट्टे आधार में tan थीटा हमें करना है दोस्तों ज्ञात। तो हम देखेंगे कि ये 1/√3 हमें अब tan में ही ढूंढना है। ये tan में ये क्या होता है, तो 1/√3 दोस्तों tan में होता है tan 30 के लिए, यानी हम देखेंगे कि सामने tan थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे tan 30 डिग्री, अपना थीटा का जो मान हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री, यानी अपना ऑप्शन ए हो जाएगा सही, या ऑप्शन हम अ कह सकते हैं ये हो जाएगा सही। 8वां प्रश्न है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक वृत्त है और वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक PA और एक PB, और ये PA होगी दोस्तों और ये हो गई PB।
इनके बीच में दोस्तों कोण है वो है 80 डिग्री का। ठीक है, अब ये जो पी ए बिंदु और बी बिंदु है ये स्पर्श बिंदु है। यदि इसको वृत्त के केंद्र ओ से मिला दिया जाए, ठीक है, तो दोस्तों वहां पे ये दो त्रिज्याएं होगी, ये एक से ए से केंद्र पर गई, एक बी से केंद्र पर गई, ये त्रिज्याएं हैं। और स्पर्श बिंदु से जब हम त्रिज्या खींचेंगे तो वो हमेशा स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये जरूर ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पे आपको ज्ञात कौन सा करना है वो देखिए, कोण पीओए ज्ञात करना है दोस्तों। पी से चलेंगे ओ पर और ओ चलेंगे ए पर। तो एक बात ध्यान रखें कि कभी भी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच ली जाए और उन्हीं स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं से त्रिज्याएं भी खींच ली जाए, तो इस प्रकार से पूरी अगर आकृति हम देखेंगे दोस्तों तो वो एक तरह का चतुर्भुज है। और इस चतुर्भुज में याद कर लें कि इसमें सामने वाली जो पी पर बना हुआ पूरा कोण और सामने केंद्र पर बना हुआ पूरा कोण जो है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान रखें दोस्तों, हमेशा एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच ली जाए तो उन स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण और वापस उसी स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं से खींची गई जो त्रिज्याएं हैं वो भी केंद्र पर कोण बनाएगी और उन दोनों कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री होगा। अगर ये बाहर वाला कोण 80 डिग्री का है तो फिर केंद्र पर बना पूरा का पूरा कोण 100 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास कोण पूछा है पीओए, यानी पी से लेकर ओ तक जाएंगे, फिर ओ से लेकर ए तक। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बाह्य बिंदु को जब केंद्र से मिला दिया जाता है तो वो क्या करता है कि केंद्र पर जो कोण आपको बना हुआ दिख रहा है उस कोण को वो आधा कर देता है। तो बाहर वाला हो गया 80 डिग्री, तो केंद्र पर बनने वाला हो गया 100 डिग्री, और ये इस प्रकार से बीच वाली लाइन आने से वो आधा हो गया, यानी 100 का आधा होता है 50 डिग्री, यानी कोण पीओए का मान हो गया 50 डिग्री, यानी ए ऑप्शन अपना हो गया दोस्तों सही। 9वां प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ध्यान रखें कि वृत्त की चाहे परिधि पूछे चाहे वृत्त का क्षेत्रफल पूछे, हमें उस वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। ध्यान रखें, हमेशा वृत्त के लिए सबसे मुख्य है वो है त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या बोला है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में, मान लीजिए हमारे पास की 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर अंतःवृत्त, वो वृत्त जो इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरता है उसे अंतःवृत्त कहते हैं। अब इस अंतःवृत्त की हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए, तो हम देखेंगे त्रिज्या का मान हमारे पास यहाँ नहीं है, लेकिन वर्ग की भुजा का मान हमारे पास है वो 14 सेंटीमीटर। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर भुजा है तो वो भुजा इस वृत्त के अंदर व्यास का काम कर सकती है। ये देखिए पूरा व्यास 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी दोस्तों 7 सेंटीमीटर। हमें वृत्त की परिधि याद करनी है, परिधि के लिए सूत्र होता है दोस्तों 2 पाई आर, इसमें 2 का यहाँ गुणा करेंगे, पाई का मान 22/7, यहाँ पे आर का मान केवल 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जो भुजा है वर्ग की, वो वर्ग की भुजा वृत्त के लिए व्यास का काम कर रही है। तो व्यास 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या व्यास की आधी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये सूत्र हो गया 2 पाई आर, मान रखने के बाद 7 से 7 कट गया दोस्तों, 22 दूनी हो जाएगा 44, यानी अपना 44 सेंटीमीटर, यानी अपना ऑप्शन ब है दोस्तों वो बिल्कुल हो जाएगा सही। 10वां प्रश्न है दोस्तों, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र। अगर चाप की लंबाई हमें ज्ञात करने के क्या क्या काम आता है दोस्तों ध्यान रखें। कोई भी जो त्रिज्य खंड होता है ना दोस्तों, या जो चाप होता है, वो हमेशा केंद्र पर एक कोण बनाता है, जिसे हमने दर्शाया था थीटा से। तो यहाँ पे थीटा और केंद्र पर जो कोण बनता है उसे देखा जाए तो केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इस चाप के द्वारा या त्रिज्य खंड के द्वारा जो कोण बना है वो थीटा, यानी ये 360 में से है, तो पहला ऑप्शन अपना हो जाएगा गलत। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो 360 में से थीटा, तो ये सही हो सकता है दोस्तों। गुणा किसका हो रहा है, 2 पाई आर का। ध्यान रखें चाप की जो लंबाई होती है वो वृत्त की परिधि का ही एक भाग होता है, तो यहाँ गुणा में जो लिखा है 2 पाई आर, मतलब अपना ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि थीटा जो कोण है वो 360 डिग्री में से प्राप्त हो रहा है, तो थीटा बटे 360 बिल्कुल सही। और गुणा में लिखा है 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे चाप की लंबाई है वो आपको परिधि में से ही मिलेगी, इन 2 पाई आर हो गया परिधि का सूत्र, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी वाले सारे गलत है। प्रश्न संख्या 11 में घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। घन का एक पृष्ठ जो कि वर्गाकार होता है दोस्तों, ठीक है। अब उसका परिमाप दे रखा है। अब घन का एक पृष्ठ यदि वर्गाकार है तो उसके अंदर 4 भुजाएं हैं और परिमाप यानी उसकी चारों भुजाओं का योग जो कि चारों की चारों बराबर होती है। यदि उसमें 4 का ही भाग दिया जाए तो प्रत्येक भुजा आ जाएगी दोस्तों कितनी, 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या करना है दोस्तों, उस घन का आयतन। अब भुजा मिल गई कितनी, 7 सेंटीमीटर, तो घन के आयतन का सूत्र होता है दोस्तों भुजा का क्यूब। भुजा क्यूब ही घन का आयतन होता है, और 7 का क्यूब दोस्तों हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब, इन अपना ऑप्शन अ हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों सही। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या है। कम से कम एक चित्त तो होना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी है कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है दोस्तों कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। अब जब सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो हो सकता है कि पहली बार भी हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए, ये दोस्तों एक स्थिति प्राप्त हो गई। या फिर पहले पे भी टेल, दूसरे पे भी टेल, या फिर पहले पे हेड और दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। इस प्रकार से हम देखेंगे दोस्तों कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर ये 4 स्थिति हमें प्राप्त होती है, यानी हमारे पास यहाँ पे कुल परिणाम मिल गए 4। अब 4 में से हमें वो परिणाम बताने हैं जिसमें
कम से कम एक चित्त होना चाहिए। हम देखेंगे कम से कम, इसमें हम देखेंगे 2 चित्त है, यानी कम से कम एक चित्त तो है ही इसमें, तो ये भी सही है। इस दूसरे ऑप्शन देखेंगे टी टी यानी टेल टेल, यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, एक भी चित्त नहीं है। हेड मतलब चित्त दोस्तों। लेकिन यहाँ देखिए कि इस ऑप्शन देखेंगे एच और टी, इसमें एक चित्त है, इसमें भी एक चित्त है, तो कम से कम एक चित्त भी होना चाहिए। एक से ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ऐसी हमें 3 स्थितियां मिल गई है, तो पढ़ाई का बन गई दोस्तों 3/4, यानी अपना स ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर यह एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है वह है। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई ज्यादा कठिन सवाल है, कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। √27 को इस प्रकार से हमें किसी और संख्या से गुणा करना है जो इस ऑप्शन में दी गई हो। अब अगर मैं पहले नंबर में अ में देखूं तो 3 दे रखा है, अगर मैं इसका गुणा कर दूं तो इससे हमें मिलेगा 3√27, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जिससे हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं। अब गिनने के लिए प्रयोग में लाई जाती है प्राकृत संख्या, यानी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, यानी वो रूट वाली नहीं होती, वो दशमलव में नहीं होती, वो भिन्न में नहीं होती, ये ध्यान रखें, वो ऋणात्मक भी नहीं होती है। तो ऐसा नंबर प्राप्त होगा, उसी से हमें गुणा करना है। तो √27 को बी ऑप्शन में देखते हैं, जो वो ऑप्शन है √3, उससे अगर हम गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। √27 को √3 से गुणा करने पर यहाँ प्राप्त हो जाएगा √81। ध्यान रखें, रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या से गुणा होता है तो अंदर वाले नंबर को अंदर वाले नंबर से गुणा हो जाता है, तो √81। अब रूट का मतलब वर्गमूल, 81 का वर्गमूल हमें पता है कितना है दोस्तों, 9। यानी हमें जो नंबर अंत में मिला है वो एक वर्ग संख्या, सॉरी प्राकृत संख्या है, यानी ये अपना ब ऑप्शन ही सही रहेगा, जिसे √27 से गुणा करने पर यहाँ एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाएगी। बाकी स ऑप्शन में 9 से गुणा करोगे तो 9 इसके आगे लगकर केवल बनेगा 9√27, यानी वो भी प्राकृत संख्या नहीं होगी। आगे अगर हम गुणा करें 3√3 से तो वो भी एक प्राकृत संख्या हो जाएगी दोस्तों, ये नहीं होगी नहीं, √27 को 3√3 से गुणा करने पर भी होगी, लेकिन ऊपर सवाल में लिखा है कि सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है, तो वो अपने लिए रहेगी दोस्तों ब ऑप्शन सही। बाकी ब ऑप्शन में √3 है, उससे भी एक प्राकृत संख्या मिल सकती है, 3√3 गुणा करेंगे तब भी हमें प्राकृत संख्या मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम संख्या पूछी आपसे, तो ये ब ऑप्शन वाली जो संख्या रहेगी दोस्तों वही अपने लिए बिल्कुल सही रहेगी। प्रश्न संख्या 14 में बहुपद के x² - x - 6 के शून्यक है। शून्यक वो मान होते हैं, शून्यक होते क्या है दोस्तों, चर के ही मान होते हैं, जिनका मान इस बहुपद में रखने के बाद इस बहुपद का मान 0 हो जाता है, वही उसका शून्यक है। वैसे शून्यक ज्ञात करने की विधि होती है, अगर वो विधि देखें तो यहाँ लिखा है x² - 6 अब इसके शून्यक ज्ञात करने की विधि है, वो विधि किस प्रकार से है कि पहले पद को यानी x² को अंतिम पद -6 से क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। जो माइनस का 6 जो अक्षर है ना उसे गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद हमने क्या देखा, यहाँ आया है -6x²। फिर इसी को आपको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर वापस ये -6x² आना चाहिए, और उसी गुणा में जो नंबर आएंगे उनको बाहर वापस अलग लेके उनको योग में लिखना है, और योग के बाद ये बीच वाला जो पद दिख रहा है आपको माइनस का x, यही प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, तो एक आया मान लो -3x, और एक आ गया दोस्तों +2x। वैसे और भी आपको टुकड़े मिले वो करने हैं, कि मैं आपको सीधे उत्तर वाले बता रहा हूँ। मैंने मान लो टुकड़े किए -3x और 2x, तो इन दोनों का गुणा करने पर देखोगे 3 दूनी 6 हो जाएंगे, x को x से गुणा करेंगे x² हो जाएगा, और इन दोनों संख्याओं में एक संख्या माइनस की है, उत्तर आ जाएगा -6x²। अब यदि गुणा से छोड़ के इनको योग में ले जाएं तो माइनस के तो है 3x और प्लस के हैं 2x, तो इस प्रकार से इसका उत्तर मिलेगा -x, जो कि बिल्कुल बीच वाले पद में बिल्कुल सही आ रहा है। यानी जो अपने अपने ऑप्शन में इस प्रकार से मिलेंगे वो हो गए एक -3x और एक प्लस का 2x टुकड़े हो गए। अब ये टुकड़े होने के बाद अब करना क्या है, इसमें से लेना है दोस्तों आपको कॉमन, और ये इनका करेंगे बाद में पक्षांतर। अब सोचिए, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, अब यदि इनका पक्षांतर कर लिया जाए तो माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा, और प्लस के जो 2 है वो माइनस के हो जाएंगे, यानी 3 और माइनस का 2 जिस ऑप्शन में दिखे वो ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही, यानी यहाँ पे आपका जो स ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 में समीकरण 3x - 5y + k = 0 में यदि x = 2 तथा y = -2 है तो k का मान ज्ञात करो। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ हम देखेंगे 3x - 5y + k, तो x का मान जो 2 रखा है वो x की जगह लिखे अगर, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2, और y का मान यदि -2 लिखें तो -5 तो है ही, गुणा में y का मान -2 किस रखेंगे दोस्तों, कोष्टक में, फिर प्लस में है k और बराबर में दोस्तों 0। तो यहाँ गुणा करेंगे 3 × 2 का तो 6 हो जाएगा, -5 और -2 गुणा करेंगे दोस्तों आ जाएगा प्लस का 10, 5 दूनी 10, और जिनको गुणा कर रहे हैं उनमें डबल माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो 6 और 10 हो गए दोस्तों कितने, 16। वो दोनों किसके साथ है दोस्तों, k के साथ, बराबर में 0। अब यहाँ k तो अकेला रह जाएगा, और 6 और 10 हो जाएंगे 16, 16 का करेंगे पक्षांतरण, तो वहां जाती हो जाएगा दोस्तों -16, यानी हमने जो k का जो मान मिलेगा वो हो जाएगा -16, और अपना ऑप्शन जो दोस्तों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों।
16 नंबर प्रश्न में एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है। यानी कि बीच में जो चिन्ह लगा है ये समरूपता का चिन्ह है, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ध्यान रखें, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है और उनके संगत कोण बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात दे रखी है अंत में कि भाई एडी अनुपात पीएम हमें ज्ञात करना है। एडी और पीएम कौन? जो इस त्रिभुज की दो माध्यिकाएं हैं। और यहाँ पे हमें ए बी और पी क्यू का अनुपात दे रखा है, संगत भुजाओं का अनुपात। ए बी इस पहले त्रिभुज की भुजा है और पी क्यू दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा है, और इन संगत भुजाओं का हमें अनुपात दे रखा है। ध्यान रखें कि समरूप त्रिभुजों में जो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है वही उनकी माध्यिकाओं का भी अनुपात होता है। ध्यान रखें, त्रिभुज की समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वही उनकी माध्यिकाओं का भी अनुपात होता है। लेकिन अगर आपको कभी उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लिया जाए तो ध्यान रखें कि उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है उस अनुपात का जो वर्ग होता है वही उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। लेकिन यहाँ हमें केवल माध्यिकाओं का अनुपात पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भुजाओं का अनुपात 3:5 है वही वापस इसकी माध्यिकाओं का अनुपात भी रहेगा। यानी अपना स ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। आगे प्रश्न संख्या 17 है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ध्यान रखें, एक मीनार है जो 10 मीटर ऊंची है, यहाँ लिख देते हैं 10 मीटर। फिर उस शिखर से, मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक जो बिंदु कहीं भी दे रखा है उसका जो अवनमन कोण, ऊपर से देखने पर अवनमन कोण कैसे बनता है सुनना। ऊपर से जब भी कोई दृष्टि रेखा नीचे की तरफ आती है तो पहले ऊपर जो बिंदु है उसी से जमीन के समांतर एक काल्पनिक आधार खींचा जाता है। आधार और दृष्टि रेखा के बीच बनता है वो होता है अवनमन कोण। ये हो गया दोस्तों कितना, 30 डिग्री। अब ध्यान रखें कि जो जमीन, जहां पे ये देखो मान लो छाया है या जमीन है, और ऊपर ये काल्पनिक जो हमने आधार खींचा है वे एक दूसरे के हमेशा समांतर होती है, और दृष्टि रेखा काम करती है तिर्यक रेखा का। और जो कोण यहाँ बाहर की तरफ ऊपर 30 डिग्री बना है वही यहाँ पे नीचे आकर भी 30 डिग्री हो जाएगा। अंतः एकांतर कोण युग्म के अनुसार, जो हमने कक्षा 9th में पढ़ा था क्लास में कि भाई दो समांतर रेखाओं से तिर्यक रेखा गुजरती है तो इस प्रकार से अंतः एकांतर कोण युग्म जो बनाते हैं वो बराबर हो जाते हैं। अब ये हो गया 10। फिर पूछा है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करें। नीचे वाली आपको भुजा ज्ञात करनी है, यानी जो मान दे रखा है और जो ज्ञात करना है उसका एक अनुपात बनेगा। 8वें अध्याय में जो हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे दोस्तों आधार, तो 10 और लंब बटे आधार को मान लिया हमने x। और यहाँ हम देखेंगे कि ये जो कोण दे रखा है 30 डिग्री, लंब बटे आधार होता है tan थीटा, और थीटा यहाँ कितना है दोस्तों 30 डिग्री, यानी tan 30, और tan 30 का मान होता है दोस्तों 1/√3। अब इनका वज्रगुण करने पर 1 का और x का गुणा होगा तो x आ जाएगा, 10 का √3 से गुणा होने पर उत्तर आएगा दोस्तों 10√3। यानी यहाँ पे अपना 17 नंबर प्रश्न के अंदर अपना जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अ, यानी 10√3 मीटर। अब इस विकल्प वाले प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण। एक बात ध्यान रखें, जब कभी जैसे ऊपर जो हमने प्रश्न देखा है उसमें ये जो 10 मीटर है वो लंब है और ये नीचे जो आपको भुजा पूछी वो आधार है। अब इस प्रश्न में ये पूछा गया 18 नंबर में कि यदि ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया और उसकी जो ऊंचाई है वो दोनों बराबर है। अब ध्यान रखें, इस प्रकार से अगर लंब और आधार दोनों ही समान हो तो ऐसी स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री होता है, क्योंकि 45 डिग्री का कोण जब यहाँ आएगा, ध्यान रखें, जब इस प्रकार से कोई भी कोण है, त्रिभुज है, और अगर ये कोण 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये तो कितनी डिग्री है 90 डिग्री। 90 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से ये 90 हुआ, और अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोण बराबर होते हैं तो उन कोणों के सामने वाली जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होती है। और जब ये दोनों भुजाएं क्या है दोस्तों बराबर, तो ये कोण कितनी डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। यानी अपना ऑप्शन जो अ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने विकल्पों वाले सारे प्रश्न पढ़ लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे की प्रश्नों की तरफ। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पहला सवाल है इसका, यदि 3, 7, 9, x, 5 का समांतर माध्य 6 है। ध्यान रखें कि आखिर ये समांतर माध्य क्या चीज होती है, तो ध्यान रखें जैसे हमने छोटी कक्षा में पढ़ा था औसत, जिसका सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो वो सूत्र अगर देखा जाए और ये दी गई जो राशियां इनको जोड़ दिया जाए तो इनका जोड़ देखिए, 3 और 7 हो जाएगा 10, 10 और 9 हो जाएंगे 19, 19 और 5 हो जाएंगे 24। अब x को भी जोड़ना है तो 24 के साथ x को जोड़ेंगे तो आप 24x मत बोलना, यहाँ बोला जाएगा 24 + x। तो ये हो गया राशियों का योग, बटा में होती है राशियों की संख्या। अब राशियों की संख्या मतलब इनको गिन लेते हैं, 3, 7, 9, x और 5, संख्या कितनी होगी दोस्तों टोटल 5। तो इनका योग आया 24/x, ध्यान रखिएगा 24 + x, सॉरी 24 + x बटा में रह जाएगा 5। ये इनका समांतर माध्य या औसत ज्ञात करने का सूत्र हो गया। इससे हमें औसत यानी समांतर माध्य पहले ही मिल चुका है, वो कितना दोस्तों 6। 5 का सबसे पहले करेंगे पक्षांतरण, भाग वाला 5 चला जाएगा गुणा में, यहाँ हो जाएगा दोस्तों कितना 30। फिर यहाँ पे 24 + x जो बचा हुआ रहेगा 24 का कर देंगे पक्षांतरण, तो यहाँ 30 पहले से हो रखा है, 24 वहां जाने के बाद हो जाएगा -24, और 30 में से 24 घट जाएगा
तो यहाँ बचेगा 6, यानी x का जो मान आएगा दोस्तों कितना आएगा 6, यानी अपनी रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए ये जो दूसरे सवाल का पहला है इसके अंदर रिक्त स्थान में संख्या आ जाएगी 6। रिक्त स्थान के लिए दूसरा प्रश्न है कि बिंदुओं 3,1 और 4,1 के बीच की दूरी √10 है। अभी हमने विकल्पों वाले प्रश्न में इसी प्रकार के सवाल किया था और यहाँ पे देखिए वहां दूरी पूछी थी आपको, यहाँ दोनों के बीच की दूरी दे रखी है √10। तो सबसे पहले क्या करना है, x वाले मान में से x वाला मान घटाना है, तो 3 में से 4 जाएंगे तो क्या आएगा -1 और वर्ग करेंगे तो वापस 1 हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखें, ठीक है, वर्ग करना है आप घटाने के बाद, ये सूत्र कहता है। फिर a-1, तो याद रखेंगे देखो y का मान यहाँ पे a है, दूसरे बिंदु y का मान 1 है और हम उसे करना है उसका वर्ग, और इन दोनों को आपस में जोड़ना है, x वाले मान में से x वाला मान घटाना है, y वाले मान में से y वाला मान घटाना है, घटाने के बाद उसका वर्ग करना है। तो बराबर में हम देखेंगे कि उत्तर आ रखा है √10 और ये दूरी सूत्र में सब पूरे के ऊपर यार रूट रहता है। अगर इस रूट का पक्षांतरण कर दिया जाए सबसे पहले तो वो वहां जाके बढ़ेगा वर्ग, और यदि किसी नंबर पे, ध्यान सुनिएगा, रूट भी है और वर्ग भी है, क्योंकि रूट वर्गमूल होता है और ऊपर स्क्वायर जो लिखा है वो वर्ग होता है, वर्ग और वर्गमूल दोनों आ जाए किसी नंबर पर तो वो वर्गमूल और वर्ग दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे केवल क्या बचेगा दोस्तों 10 बचेगा। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ बचा हुआ है 1 + a-1 का स्क्वायर और बराबर में केवल क्या बचेगा दोस्तों 10। रूट जो था वो इस पहले वाले रूट का पक्षांतर करने पे स्क्वायर बढ़ा और वो दोनों कट गए, क्या आया दोस्तों 10। अब यहाँ से सबसे पहले 1 जाएगा, इस 1 का जब पक्षांतर होगा 1 बढ़ेगा, वहां -1, 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या जाएगा दोस्तों वहां पे 9। अब यहाँ से कौन जाएगा, a-1 का होल स्क्वायर है ना, अब ये स्क्वायर जाएगा 9 पर, अब स्क्वायर वहां जाएगा क्या बनेगा रूट, 9 का रूट कितना हो जाएगा दोस्तों 3, फिर -1 यहाँ से जाएगा 3 के साथ तो वहां बनेगा +1, तो 3 और +1 होती क्या बन जाएगा दोस्तों 4, यानी a का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों 4, यदि खाली जगह में रिक्त स्थान में यहाँ 4 आ जाएगा। नंबर 3 में 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री cos 60 डिग्री, या सबसे पहले 2 है, ठीक है, फिर गुणा में ये चिपके हुए नंबर है सब गुणा में, sin स्क्वायर 60 डिग्री, ध्यान रखें sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और यहाँ ऊपर स्क्वायर लगा है, तो sin 60 डिग्री का जो मान आएगा उसका वर्ग करेंगे। अब √3/2 का जैसे वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा और बट्टा में जो 2 है केवल, या ऊपर 3 नहीं था √3 था तो वर्ग करने पे 3 आ जाएगा, और बट्टा में केवल 2 था तो वर्ग करने के बाद 4 आ जाएगा, फिर वापस गुणा में cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर नहीं है इस पर तो वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे पूरा सरल करने के बाद हम देखेंगे कि 2 से ये 2 कट जाएगा खुद के पहाड़े से, उत्तर बचेगा केवल 3/4, इस खाली जगह में रिक्त स्थान में 3/4 प्राप्त हो जाएगा। नंबर 4 में एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ध्यान सुनिएगा, बेलन का जो एक सिरा होता है वो वृत्त के आकार का होता है, यानी यहाँ जो दे रखा है सिरे का क्षेत्रफल, ये एक तरह से वृत्त का ही क्षेत्रफल है, और वृत्त के क्षेत्रफल में देखो चाहे वृत्त की परिधि में देखो, उसकी सबसे जो मुख्य चीज होती है वो होती है उसकी त्रिज्या। तो यहाँ पे जो सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है वो वृत्त का क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल से ही हम पहले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे और वही त्रिज्या इस बेलन के सिरे की भी त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करने के बाद हम बेलन के आयतन के सूत्र का प्रयोग करेंगे और उस सूत्र से हम बेलन का है वो क्या ज्ञात कर लेंगे दोस्तों, आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है दोस्तों πr², जो यहाँ पे मान दे रखा है 154। तो यहाँ पे पाई का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 22/7, तो यहाँ पीछे केवल r² बच जाएगा और यहाँ आ जाएगा 154। अगर हम इसमें 7 का यदि पसंद करें तो 7 ऊपर चला जाएगा गुणा में, और इस 22 का यदि पसंद करें तो हो जाएगा बट्टा के नीचे, तो इस प्रकार से 22 और 54 कटेगा, 22 के पहाड़े से 22 1 22 और 22 7 154 होता है। अब 154 की जगह पे रह गया 7, गुणा में 7 आया हुआ है यहाँ पे, जो पक्षांतर 7 का 7 से गुणा करने पर यहाँ पे आ जाएगा 49, ठीक है दोस्तों, तो 49 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे r² से यदि स्क्वायर का पक्षांतर करें तो यहाँ पे लग जाएगा रूट, और 49 का रूट 7 हो जाएगा, यानी हमें उस सिरे की जो त्रिज्या मिली है वो मिल गई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है सवाल में 21 सेंटीमीटर। अब हम लगाएंगे बेलन के आयतन का सूत्र। अब आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों बेलन के आयतन के लिए πr²h, तो पाई का मान 22/7 और फिर r का मान जो 7 है स्क्वायर, यानी 7 को लिखना है दोस्तों कितनी बार, हमें 2 बार, और इंटू में जो ऊंचाई है वो रह जाएगी अपनी 21, 7 से 7 है वो कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 21 का 7 से गुणा करके फिर 22 से भी गुणा कर देंगे, और इस प्रकार से हमें इस बेलन का आयतन है वो 3234 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें बेलन का आयतन प्राप्त हो चुका है दोस्तों। और 5वें रिक्त स्थान में है कि बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक। ध्यान रखें दोस्तों, इन जो संख्याओं का जो समूह दे रखा है इसमें वो संख्या ढूंढिए जिसका दोहरान सबसे ज्यादा हुआ है, और वो संख्या इसमें दोस्तों 4 है और यही इसका बहुलक हो जाएगा, रिक्त स्थान में 4 लिख दिया जाएगा। आगे लिखा है कि 10 और
250 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज है? तो दोस्तों इस प्रश्न को किस प्रकार से करना है, देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज ढूंढने हैं। 4 के गुणज यानी वो संख्या जो 4 के पहाड़े में आती है या जो 4 से विभाज्य होती है। तो यहाँ 10 सबसे पहली संख्या है जो 4 का एक गुणज नहीं है, लेकिन हमें 10 और 250 के बीच में संख्याएं ढूंढनी है। तो 10 से हम आगे बढ़े तो 11 ये 4 के पहाड़े में नहीं आती, लेकिन 12 4 के पहाड़े में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन संख्याओं के समूह में 4 के गुणजों में पहली जो संख्या आएगी दोस्तों वो आ जाएगी 12। अब आगे अगर पहाड़ा बोले इसके बाद में 16 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, लेकिन हमें सभी संख्याओं की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए सबसे पहले कि इन संख्याओं में ऐसा सबसे पहला नंबर कौन सा होगा। तो ये हो गया 12, ये हो गया ए का मान, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो समांतर श्रेणी का प्रश्न है और उसमें पहले पद को या पहली संख्या को ए से दर्शाया जाता है। अब इस 12 के बाद 16 आ सकता है, 16 के बाद 20 आएगा, क्योंकि 4 का गुणज है। तो इस प्रकार से जो 4 है वो हो गया इसके लिए सार्वधातुक, यानी ये हो गया डी का मान। अब यहाँ पे अगर सबसे अंत में देखें तो ये जो संख्या है वो 250 तक जाएगी, लेकिन आपको चाहिए, हमें कौन सी चाहिए कि भाई 250 के बीच में 10 और 250 के बीच में वो संख्या जो 4 का गुणज हो। तो 250 हम देख सकते हैं कि 4 का गुणज नहीं है, क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम देखा जाए तो 250 है वो 4 के पहाड़े में आने वाली संख्या नहीं है। हमें 250 से आगे नहीं जाना है, वापस पीछे जाना है, ताकि संख्या रहे उनसे 10 और 250 के बीच में रहे और 4 के पहाड़े में आए। तो ऐसा नंबर हमें मिलेगा दोस्तों 248, जो 4 के पहाड़े में आता है। यानी ये हो गया अपना ए एन, यानी ये अंतिम पद हो गया। अब इसके लिए सूत्र लगाएं तो यहाँ पे ध्यान रखें ए एन का ही सूत्र होता है, और वो सूत्र होता है दोस्तों ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 डी। और ये ध्यान रखें अंतिम पद के लिए या किसी समांतर श्रेणी का कोई भी पद हो उसके लिए ये सूत्र होता है। अब ए का मान हमारे पास यहाँ पे दोस्तों है 12, फिर प्लस एन का मान नहीं है। एन का मान ये कौन सा होता है दोस्तों, जो ये बताता है कि संख्या आखिर कितनी है। यहाँ हमें पूछा गया कि 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है, खाली जगह में लिखा है, भाई लिखा हुआ कुछ है नहीं, ये संख्या है तो 4 के गुणज है, संख्या हमारे पास है नहीं। यहाँ पे डी का मान दोस्तों यहाँ पे है 4 और बराबर में अंतिम जो पद है वो दोस्तों है 248। अब अगर हम इसमें से पक्षांतर करें तो सबसे पहले जोड़ का 12 है जो प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पे, इस 12 का सबसे पहले पक्षांतर होगा और ये 12 वहां जाके हो जाएगा दोस्तों माइनस 248 में से जैसे ही 12 हम क्या करेंगे दोस्तों माइनस करेंगे, उत्तर आ जाएगा 236। और 236 यहाँ आने के बाद में ध्यान रखें दोस्तों कि ये जो 4 यहाँ पे गुणा में लिखा हुआ है ये जब पक्षांतर होगा तो ये जाएगा दोस्तों बट्टा के नीचे। जैसे ही बट्टा के नीचे जाएगा हम 4 का देंगे भाग, और ये जो 4 का भाग है दोस्तों वो जाएगा 59 बार। ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पे जो हम भाग देंगे वो जाएगा 59 बार, 4 का भाग 236 में। फिर देखिए दोस्तों 12 यहाँ से जा चुका है, गुणा का 4 जा चुका है, अब रहा पीछे कौन दोस्तों माइनस का 1। जब इसका पक्षांतर होगा तो वो वहां जाते हो जाएगा प्लस का 1, यानी 59 और 1 हो जाएंगे दोस्तों 60। यानी इस प्रकार से हम देखेंगे कि एन का मान आ गया 60। और एन कौन है दोस्तों, एन है यहाँ पे संख्याओं को गिनने वाला कि आखिर संख्या कितनी है जो 10 और 250 के बीच में है और 4 की गुणज भी है। तो संख्या दोस्तों ऐसी कितनी हो गई 60, तो 60 यहाँ पे रिक्त स्थान में आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे रिक्त स्थान वाले प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। ध्यान रखें कि यहाँ हमें वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, और जो क्षेत्रफल कितना है दोस्तों यहाँ है 49 पाई। तो हम देखेंगे और हम इसमें यदि सबसे पहले पाई का यदि पक्षांतर करें तो ये पाई बट्टा के नीचे जाएगा और पाई से पाई दोस्तों यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 49। फिर यहाँ पे आर स्क्वायर में से स्क्वायर का यदि मैं पक्षांतर करूं बाद में तो यहाँ रूट लग जाएगा, और ध्यान रखें दोस्तों आर का मान है वो हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 7 सेंटीमीटर। तो आपको ये जो प्रश्न है दोस्तों डायरेक्ट नहीं करना है, पूरा विधि पूर्वक करना है। आपको सबसे पहले आपको लिखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर, फिर आपको इसी प्रकार से क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है पाई आर स्क्वायर और बराबर लिखना है 49 पाई। फिर आपको सबसे पहले पाई का पक्षांतर करना है बट्टा के नीचे, पाई से पाई कट जाएगा। फिर अगली लाइन में आपको ये स्क्वायर हटाना है ताकि 49 पर रूट लग जाए, फिर आर का मान है दोस्तों 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इस प्रकार से हमारे इस पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर हम दूसरे प्रश्न की तरफ जाएं कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान रखें दोस्तों एक पासा यानी सांप सीढ़ी आदि खेलने के लिए जो पासे का प्रयोग किया जाता है इसमें 6 तक गिनती होती है दोस्तों। उस पर होता है सबसे पहले 1 होता है, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और 6। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें जो कुल परिणाम प्राप्त हो गए दोस्तों वो हो गए कितने 6। कुल परिणाम यहाँ पे 6 है दोस्तों, ध्यान रखें कुल परिणाम में 6 प्राप्त हो गए हैं। फिर क्या बोला है सम अंक आने की प्रायिकता। इसमें सम कौन से दोस्तों, देखो सम एक तो 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो हम देखेंगे कि प्रश्न के अनुसार हमें पूछा है सम अंक आने की प्रायिकता, तो सम अंकों के लिए अनुकूल परिणाम है दोस्तों वो कितने हैं 3, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है 2, फिर 4 और फिर 6। तो हमें प्रश्न के अनुसार सम अंक आने की प्रायिकता पूछी गई है, तो उसके लिए अनुकूल परिणाम हो गए 3, टोटल परिणाम हो गए दोस्तों 6। तो ध्यान रखें अनुकूल परिणाम ऊपर लिखने हैं और टोटल परिणाम नीचे, और यदि कट के सरल होते हैं तो उनके सरलतम रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों 3 के पहाड़े से विभाजित हो रहे हैं, तो देखो 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6। इस प्रकार से हमें उत्तर मिल गया दोस्तों 1/2, और ये जो 1/2 हमें उत्तर मिला है दोस्तों यही है सम अंक आने की प्रायिकता जब एक पासे को फेंका जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों
10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान रखें दोस्तों, घन के लिए यदि विकर्ण की लंबाई पूछी जाती है तो उसके लिए एक फिक्स सूत्र होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला बहुत ही आसान है। फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, यदि घन का विकर्ण पूछे कभी भी, घन के विकर्ण की लंबाई, तो सीधा उसका सूत्र लिख दे दोस्तों, भुजा √3। ध्यान रखें, ये घन का विकर्ण है, ठीक। यदि यहीं पे आपको वर्ग का विकर्ण पूछ ले तो उसके लिए दोस्तों बहुत आसान सूत्र होता है, वहां पे होता है दोस्तों भुजा √2। ध्यान रखें, घन के लिए विकर्ण पूछे तो भुजा √3, अगर वर्ग के लिए विकर्ण पूछे तो भुजा √2। तो यहाँ हमें पूछा है घन का विकर्ण, तो यहाँ पे भुजा दे रखी है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, तो इसका विकर्ण हो जाएगा दोस्तों 10√3। या सेंटीमीटर लिखा है, हम भी इसके पीछे लिख देंगे सेंटीमीटर। तो ये हो गया घन का विकर्ण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान रखें दोस्तों इस प्रकार से कि शंकु के आधार की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है, और ये है दोस्तों इसकी तिर्यक ऊंचाई, जो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसका सूत्र आसान होगा दोस्तों। तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की जैसे कर्ण वाली भुजा होती है, कर्ण, उसी भुजा का काम कर रही है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, जिसका सूत्र होता है दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे शंकु की जो ऊंचाई दिख रही है वो लंब का काम कर रही है, और जो त्रिज्या है वो आधार का काम कर रही है। तो हमें करना कुछ नहीं दोस्तों, सीधा लिखना है आपको पाइथागोरस प्रमेय, और यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई जो आपको दिख रही है उसे एल से दर्शाते हैं दोस्तों। तिर्यक ऊंचाई को हम एल से दर्शाते हैं दोस्तों। चलिए एल, तो एल स्क्वायर बराबर रहेगा दोस्तों अपना त्रिज्या, जो आर स्क्वायर हो जाएगी, प्लस ऊंचाई हो जाएगी एच स्क्वायर। ये है अपना पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिज्या यहाँ दोस्तों कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 25, और 12 का वर्ग करेंगे दोस्तों 144। 144 और 25 को जोड़ने पे आएगा दोस्तों 169। ध्यान रखें दोस्तों, प्राप्त होगा हमें 169। फिर ये तो तिर्यक ऊंचाई पे स्क्वायर लगाया हुआ है, इस स्क्वायर का हम करेंगे पक्षांतरण, तो 169 पर रूट लग जाएगा, आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी इस लंबवृत्तीय शंकु के जिसकी त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है उसकी तिर्यक ऊंचाई दोस्तों 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि बंटन 1, 3, 2, 5, 9 और 11 का माध्यक ज्ञात कीजिए। ध्यान रखें, हमें यहाँ पे पूछा है माध्यक, और माध्यक ज्ञात करने का तरीका ये होता है दोस्तों कि जो भी नंबर हमें दे रखा है सबसे पहले वो नंबर जो है वो आरोही क्रम में होना चाहिए। ध्यान रखें, क्योंकि माध्यक का सीधा मतलब होता है दी गई संख्याओं का ठीक बीच वाला मान, या फिर अगर आपको ठीक बीच में एक नंबर नहीं मिले, एक से ज्यादा नंबर मिल जाए, तो फिर बीच वाले दो नंबरों का औसत। ध्यान रखें, माध्यक क्या होता है, आरोही क्रम में लिखनी है संख्याएं, उनमें यदि बीच में कोई नंबर मिल जाए ठीक बीच में, तो वही उसका माध्यक हो जाता है। अगर ठीक बीच में आपको दो नंबर मिल जाए तो फिर उन दो नंबर का जो औसत होता है वही माध्यक होता है। चलिए आरोही क्रम में लिखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे है दोस्तों 1 आएगा, सबसे छोटा नंबर। 1 के बाद यहाँ पे देखा जाए इसमें 2 आएगा, फिर आएगा दोस्तों 3, फिर आएगा दोस्तों 5, फिर 9 और फिर 11। तो यहाँ हम देखते हैं कि टोटल संख्या दोस्तों कितनी है 6। अब 6 संख्याएं देखें और 3 संख्याओं को यदि एक तरफ रखें और 3 संख्याओं को एक तरफ रखें तो हमें बीच वाला नंबर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बीच में नंबर मिलेंगे कितने दोस्तों 2, और हमें इनका निकालना है औसत। औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, क्योंकि यहाँ पे बीच वाले 2 ही नंबर है। तो राशियों की संख्या दोस्तों कितनी होगी 2, तो 5 और 3 को जोड़ दिया 8, 8 में 2 का दे देंगे भाग, इन संख्या हो जाएगी आधी, कितना उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4। यानी हमें यहाँ पे माध्यक मिल जाएगा दोस्तों कितना 4। अगला प्रश्न है बंटन 3, 7, 5, 2, 6 का माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, माध्य जो होता है वो औसत ही होता है। जैसे आपने छोटी कक्षा में औसत पढ़ा होगा, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो यहाँ पे जो माध्य हमें पूछा है वो सीधा ही रहेगा कि ये जो राशियां हमें दे रखी है इनका जोड़ कर देते हैं। 3 और 7 हो गए दोस्तों 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23। तो देखते हैं दोस्तों ये हो गया 23 बट्टे संख्या दोस्तों देखते 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 5 रहेगा नीचे, ऊपर राशियों का योग नीचे राशियों की संख्या रहेगी। और जैसे हम 5 का भाग देकर सर 23 को हम भाग विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा दोस्तों 4.6। इन 23 में भाग दिया 5 का, 4.6 उत्तर प्राप्त हुआ। यही इसका या इन बंटन का क्या हो जाएगा दोस्तों माध्य हो जाएगा। अगला रेखा है 7वां प्रश्न कि यदि P कोष्टक A बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे लिखा है P कोष्टक A, इसका मतलब यह है कि कोई घटना A है। ध्यान रखें, कोई घटना A है जिसके होने की ये प्रायिकता। ध्यान रखें दोस्तों, ये है किसी घटना के होने की प्रायिकता। और हमें क्या पूछा है, उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। एक ध्यान दें कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, उन दोनों का जो योग रहता है वो योग हमेशा एक होता है। ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी प्रायिकता कभी भी एक से ज्यादा नहीं होती। ध्यान रखें, ये याद रखें कि प्रायिकता जो होती है वो हमेशा एक से ज्यादा नहीं होती है, या तो एक होती है या फिर एक से कम होती है। लेकिन एक ध्यान रखें कि प्रायिकता एक हो सकती है अधिकतम,
कम से कम कितनी हो सकती है, तो कम से कम 0। इसका मतलब प्रायिकता जो होती है वो ऋणात्मक भी नहीं होती है, प्रायिकता 1 से ज्यादा भी नहीं होती। तो प्रायिकता कहां से कहां तक होती है, तो ध्यान रखें प्रायिकता होती है 0 से लेकर 1 तक। यानी प्रायिकता 0 हो सकती है, प्रायिकता 1 हो सकती है, या फिर 0 और 1 के बीच वाला कोई नंबर हो सकता है, लेकिन प्रायिकता कभी भी 0 से कम नहीं होती और 1 से ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिखा है कि पी ए, यानी पी ए मतलब है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता। पी यहाँ पे प्रायिकता के लिए प्रोबेबिलिटी, यानी यहाँ पे एक घटना के होने की प्रायिकता ये है, नहीं होने की प्रायिकता पूछिए तो हमें पता है कि दोनों का जो योग है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखें कि दोनों का जो योग है वो कितना होगा, 1। तो अगर उसमें से एक प्रायिकता में दे रखी है तो उसी प्रायिकता को क्या कर दो, 1 में से यदि मैं माइनस कर दूं तो हमें दूसरी जो ए नहीं होने की प्रायिकता है उसकी हमें प्रायिकता है वो प्राप्त हो जाएगी। तो एक में से जैसे हम 0.65 घटाएंगे दोस्तों तो उत्तर आ जाएगा 0.35, यानी ये हो जाएगा ए नहीं की प्रायिकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, शंकु का आयतन ज्ञात करने की आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र दोस्तों बहुत ही आसान है। अगर आपको बेलन का आयतन ज्ञात करने का यदि सूत्र याद हो, ध्यान रखें बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये है बेलन के आयतन का सूत्र। यदि हम इसी के आगे गुणा कर दें दोस्तों 1/3 से, तो ये अपने शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। ध्यान रखें दोस्तों यहाँ माइनस नहीं है बीच में, यह है 10 से लेकर 25। और वर्ग चिन्ह कह दो, इसका एक और नाम होता है दोस्तों वर्ग माप। और जो कितनी होती है दोस्तों, ध्यान रखें कि यहाँ पे जो 10 से 25 लिखा है, इसमें ये जो 10 है ये इसकी है न्यूनतम सीमा, और ये जो 25 है ये इसकी ऊपरी सीमा, या हम कह सकते हैं अधिकतम सीमा है। तो क्या करना है आपको, जो उच्च सीमा या जो ऊपरी सीमा है 25, उसमें से न्यूनतम सीमा जो 10 है उसको घटा ले, और घटाने के बाद जो उत्तर आएगा दोस्तों 25 में से 10 गए, पीछे बच गए 15। ये 15 ही वर्ग चिन्ह है, जिसे वर्ग माप भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बक्से में 7 नीले और 3 सफेद कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, एक कंचा निकालना यादृच्छा मतलब बिना देखे कोई एक कंचा निकालना है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो कंचा सफेद ही हो। तो हम यहाँ देखेंगे कि बक्से में अगर पूरे ये जो कंचे रखे हुए हैं, तो हम देखेंगे कि टोटल कंचे जो है वो कितने हैं दोस्तों, 10। ध्यान रखें टोटल जो कंचे हैं वो कितने हैं, 10। अब इसमें से हमें प्रायिकता निकालनी है केवल सफेद की। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम बिना देखे हर बार यदि एक कंचा ही बाहर निकालते हैं, और मान लो वो सफेद कंचा है और उसको यदि बाहर रख दिया जाए, तो दूसरी बार भी अगर सफेद कंचा है तो उसे भी बाहर रख सकते हैं। तीसरी बार अगर हम हाथ अगर डालें और सफेद कंचा निकालें तो एक और सफेद कंचा आ सकता है। लेकिन 3 सफेद कंचे आने के बाद अब हमें पता है कि जो कोई भी कंचा बाहर निकालेंगे वो सफेद तो पक्का ही नहीं होगा। मतलब सफेद कंचे केवल और केवल कितने निकल सकते हैं दोस्तों, 3। यानी 10 में से 3 कंचे वो कैसे, सफेद कंचे की जो प्रायिकता होगी वो दोस्तों 3/10 हो जाएगी। इनको सरलतम रूप में प्राप्त करने की कोशिश करें तो 3 और 10 किसी एक ही पार्ट से कटने वाले नहीं है, तो 3/10 ही इसका सरलतम रूप रहेगा, जो कि सफेद कंचे आने की प्रायिकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों बेलन का आयतन, जिसका सूत्र होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, और इसका मान दे रखा है दोस्तों 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देखेंगे यहाँ पे, यदि इस पाई का सबसे पहले यदि पक्षांतर कर लिया जाए तो ये पाई बट्टा के नीचे जाएगा और पाई से पाई दोस्तों कट जाएगा। आपको पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है, वैसे पाई का मान 22/7 होता है, रखने की जरूरत नहीं है, तो ये पाई जैसे ही पक्षांतर होगा वो पाई से पाई कट जाएगा। आर का मान, यानी ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हम मान लो ये एच है, यहाँ पे अगर मैं 7 लिख दूं और यदि 7 का मैं पक्षांतर कर दूं तो 7 का जाएगा दोस्तों बट्टा के नीचे, 7 का भाग देंगे 448 में, तो दोस्तों ये जाएगा 64 बार भाग। 7 का भाग दिया 448 में, 64 बार जाएगा। अब देखो पाई यहाँ से जा चुका है, 7 भी जो यहाँ पे था ऊंचाई का मान वो जा चुका है। अब केवल बचा है दोस्तों आर स्क्वायर। अब स्क्वायर जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ जो मान आया है 64, उसके ऊपर रूट लग जाएगा और मान आ जाएगा दोस्तों कितना, 4। सॉरी दोस्तों मान आ जाएगा 8, क्योंकि आर स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा रूट लगेगा। 64 का वर्गमूल, और सॉरी दोस्तों 64 का वर्गमूल 8 होता है, यानी बेलन की जो त्रिज्या है वो हमें प्राप्त हो जाएगी दोस्तों 8 सेंटीमीटर। दोस्तों खंड अ का ये जो तीसरे का अंतिम प्रश्न है कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10, और वो भी मैं लेनी है दोस्तों विषम प्राकृत संख्या है। तो पहले समझें कि जो प्राकृत संख्या होती है वो होती है दोस्तों वो संख्या है जो किन्हीं वस्तुओं को या व्यक्तियों को गिनने के लिए काम आती है। वो शुरू होती है दोस्तों 1 से, ना कि 0 से। तो प्राकृत संख्या 1 शुरू होती है और हमें लेनी है 10 की 10 कैसी दोस्तों, विषम संख्या। तो सबसे पहले आ जाएगी 1, 1 के बाद दोस्तों 2 नहीं आएगी क्योंकि 2 है सम। तो 1 के बाद हम लेंगे दोस्तों 3, 3 के बाद लेंगे दोस्तों 5, 5 के बाद लेंगे दोस्तों 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद दोस्तों 17, 17 के बाद रह जाएगी दोस्तों 19। तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि 3, 3, 6, 3, 9 और ये 10। ठीक है दोस्तों, तो अभी 10 विषम प्राकृत संख्या हो गई है और हमें दोस्तों इसका ज्ञात करना है समांतर मध्य। अब समांतर मध्य के लिए वही मैंने बताया आपको पहले ही कि मध्य जो होता है दोस्तों क्या होता है औसत, और औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो समांतर मध्य में ज्ञात करना है, ये संख्याएं एक तरह से देखी जाए तो क्रमागत है। ध्यान रखें दोस्तों, एक के बाद एक आने वाली जो है वो समान अंतर से आ रही है, क्रमागत है। तो क्रमागत संख्याओं में जब आपको माध्य ज्ञात करना हो, माध्य मतलब दोस्तों कौन, औसत ज्ञात करना हो, तो उसके लिए एक और सूत्र होता है। अगर वो लगातार संख्या है तो, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे गिनती हो, चाहे किसी का पहाड़ा हो। इसी तरह से यदि क्रमागत रूप से दी गई है तो एक तो प्रथम संख्या ले ले दोस्तों एक, एक ले ले दोस्तों अंतिम संख्या। तो प्रथम 1 हो गई, अंतिम 19 हो गई। दोनों को जोड़ दे, 1 और 19 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 20, यानी राशियों के योग में कितना आया 20। सब संख्याओं को जोड़ के करोगे वो भी सही होगा, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रिक है दोस्तों समांतर मध्य ज्ञात करने की। यदि लगातार संख्याएं हैं तो यहाँ पे क्रमागत विषम संख्या दिख रही है आपको, तो इनमें आपको प्रथम संख्या को अंतिम संख्या को जोड़ना है। तो फिर बताइए, एक तो प्रथम हो गई और एक अंतिम, संख्या कितनी केवल 2, तो 2 का हम दे देंगे दोस्तों भाग, कितनी बार जाएगा 10 बार, यानी प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होगा दोस्तों वो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना 10 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों।